नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। आज बात करते हैं दक्षिण की। जी हाँ, दक्षिण में दक्षिण पंथ के एक बेहद लोकप्रिय चेहरे अन्नामलाई क्या दक्षिण पंथ से दूर हो रहे हैं। सुर्खियां आ रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं, अपना नया कैडर तैयार कर रहे हैं और कहीं-कहीं ये बात भी चल रही है कि वो अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाना चाह रहे हैं। अन्नामलाई बेहद लोकप्रिय रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और दक्षिण के कुछ युवाओं में भी, और ख़ास तौर से तमिलनाडु में उनकी सक्रियता इस बात से जोड़ी जाती रही है कि वो वहाँ की जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ एआईडीएमके और डीएमके के खिलाफ वहाँ पर वो काफ़ी सक्रिय हैं। और एक समय तो ऐसा माना जा रहा था कि वो एक तरह से चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं इन पार्टियों के सामने, और भारतीय जनता पार्टी को उनसे बहुत उम्मीद थी। अन्नामलाई 2011 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, प्रधानमंत्री मोदी के बहुत प्रशंसक रहे हैं और 2021 से 2025 तक भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। लेकिन ऐसा एकाएक क्या हो रहा है कि अन्नामलाई को नई पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य नहीं दिख रहा है, अगर ये बातें सच हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हाल में ही तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें से डीएमके, जिसको बहुत सारे एग्जिट पोल वगैरह मान रहे थे राजनीतिक विश्लेषक कि डीएमके की तमिलनाडु में वापसी हो रही है, लेकिन और एआईडीएमके और प्लस बीजेपी का जो एनडीए वाला गठबंधन है वो पीछे है, लेकिन सबको चौंकाते हुए वहाँ टीवीके के विजय ने जीत दर्ज कर ली और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और अब कांग्रेस और कुछ और पार्टियों के सहयोग से अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन अन्नामलाई क्यों नाराज है? अन्नामलाई क्या बीजेपी से वाकई नाराज़ हैं? अन्नामलाई का जाना क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है? तमिलनाडु में धीरे धीरे जड़ें जमाने की कोशिश कर रही बीजेपी को? इन सवालों पर आएंगे। फिलहाल बात करते हैं थोड़ा सा कि अन्नामलाई करने क्या जा रहे हैं। चर्चा ये है कि वो अपना एक नया संगठन बनाने जा रहे हैं, जिसका तमिल में नाम है मक्कल शक्ति अयक्कम। जी हाँ, मक्कल शक्ति अयक्कम, अगर इसका हिंदी तर्जुमा किया जाए तो कुछ इस तरह बैठेगा, जनशक्ति। तो अब ये किस तरह का संगठन होगा, सामाजिक, राजनैतिक, ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन चर्चाएं ऐसी ही हैं कि वो एक राजनैतिक संगठन भी बना सकते हैं। अब इसकी दो वजहें होंगी। एक तो वो कुछ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी का उन्होंने 4 साल प्रदेश में नेतृत्व किया, उससे वो कुछ नाखुश हों, और फिलहाल इस नाखुशी की वजह एक बड़ी दिलचस्प बात बताई जा रही है। और अभी कुछ दिनों से वो त्रिभाषा नीति जो सीबीएसई के जरिए केंद्र सरकार लागू कर रही थी, जिसमें छात्रों को 3 भाषाएं पढ़ाई जानी थी, उस नीति का विरोध करने लगे हैं। और उन्होंने इस बारे में कुछ चिट्ठियां वगैरह भी लिखी कि 3-3 भाषाएं पढ़ने का बोझ छात्रों पर क्यों डाला जा रहा है। जबकि अन्नामलाई, जो कि तमिलनाडु में कितने लोकप्रिय हैं, जाहिर है अभी कोई बहुत सियासी सफलता उन्हें नहीं मिली थी, और उनकी बड़ी सफलता ये थी कि वो सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय थे, ट्विटर पर खुद सक्रिय रहते थे, और दक्षिण से ज़्यादा उत्तर भारत में उनकी फैन फॉलोइंग ट्विटर और सोशल मीडिया पर इसलिए होती थी क्योंकि वो उत्तर भारत की राजनीति में जिस तरह की बातें चलती हैं उसको बहुत सूट करते थे। जैसे कि मान लीजिए डीएमके में उदयनिधि स्टालिन ने, या तमाम सारे डीएमके के नेता ये कहते रहते थे कि सनातन के बारे में टिप्पणियाँ कहते रहते थे, सनातन डेंगू है, मच्छर है, मलेरिया है, इस तरह के जो बयान आते थे, उस पर अन्नामलाई की जो पेरियारवादी राजनीति थी तमिलनाडु की, उसका वो बड़े मुखर विरोधी थे और उसको बहुत, उसकी तीखी आलोचना करते थे। अब इस बात ने उन्हें दक्षिण में कितना लोकप्रिय बनाया, ये तो अभी वहाँ की चुनावी सफलता में नहीं दिखा, लेकिन इस बात ने उन्हें उत्तर भारत और बाकी भारत जो पर भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा खासा मतदाता वर्ग है, उसके बीच भी वो काफ़ी लोकप्रिय थे। अभी त्रिभाषा फार्मूला जिसमें को लेकर वो केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि इसमें उनकी असहमति है, इस फार्मूले के भी वो बड़े आक्रामक सपोर्टर रह चुके हैं। और जो आर्य द्रविड़ थ्योरी तमिलनाडु में, जो द्रविड़ राजनीति का पूरा एक केंद्र है, उसको भी वो खंडित करते थे अपने विचारों में, भाषणों में, अपने ट्विटर पर, अपने सोशल मीडिया में। और एक तरह की जो एक उत्तर दक्षिण का जो झगड़ा हिंदी भाषा और इसको लेकर पैदा किया जाता था, उसको वो अपने स्तर पर, अपने भाषणों से, अपने लेखों से उसकी काट प्रस्तुत करते थे। लेकिन अब जाहिर है कि कुछ ना कुछ कारण ढूंढना है, तो शायद अभी फिलहाल त्रिभाषा फार्मूले का एक कारण ढूंढा गया है, लेकिन कारण और सारे भी हैं। जैसा कि अन्नामलाई की जो लोकप्रियता थी, आप देखेंगे यूट्यूबर्स के बीच में, फेसबुक पर
कंटेंट और पॉलिटिकल कमेंट्री करने वाले लोगों के बीच में अन्नामलाई पर चर्चा जब तब होती रहती थी, और कई बार चर्चा यूँ होती थी कि अन्नामलाई एकाएक पूरी द्रविड़ पॉलिटिक्स को पछाड़कर एक नया जो उत्तर भारत की सनातन वाली राजनीति है तमिलनाडु में, उसे खड़ा कर देंगे। अभी उनकी नाराज़गी किस बात को लेकर थी? नाराज़गी की कई सारी वजहें थीं। जब अभी अगर इस विधानसभा चुनाव से पहले की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि एआईएडीएमके इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी कि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अन्नामलाई के साथ वो भाजपा के साथ गठबंधन में जाएगी। पलानीस्वामी ने इस बात पर खुद ऐतराज़ जताया था, बयान तक दिए थे कि वो है नहीं। अब इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि अन्नामलाई ने जो अपनी लोकप्रियता सोशल मीडिया में तमिलनाडु में जो बनाई हो और उत्तर भारत के जो अपने एक फॉलोअर्स में जो लोकप्रियता बनाई थी, वो परिवारवाद की द्रविड़ आंदोलन की कड़ी आलोचना करके ही बनाई थी। और उन्होंने कहा था कि इसने एक तरह का नस्लवाद जैसा क्रिएट कर दिया है भारत की राजनीति में, भारतीय राष्ट्र के संदर्भ में। और ये करते 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 वो द्रविड़ आंदोलन के जो एक प्रमुख स्तंभ है अन्नादुरई पर भी टिप्पणी कर गए और जयललिता पर भी टिप्पणी कर गए, और उसके बाद एआईडीएमके ने उनके प्रति रुख खड़ा कर लिया और बयानबाजी होने लगी। और भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और उसे भी शायद ये अंदाजा रहा हो जो है द्रविड़ आंदोलन की जो राजनीति है उससे एकाएक नहीं बचा जा सकता है। वो चुनाव में एआईडीएमके के साथ गई, भले ही वो अलग बात है कि एआईडीएमके और एनडीए का गठबंधन वहां चुनाव हार गया, लेकिन उनने अन्नामलाई की बातों के बजाय अपनी राजनीतिक समझ को पार्टी नेतृत्व ने तरजीह दी। अन्नामलाई इस बात से भी नाराज थे, तो ये भी एक वजह हो सकती है। और एक जो सबसे बड़ी वजह ये भी मानी जा सकती है कि अन्नामलाई जो गैर द्रविड़ राजनीति की बात कर रहे थे, शायद इस चुनाव में उन्होंने विजय का जो उभार देखा, उनकी टीवीके का जो उभार देखा, उससे उन्हें यह लगा हो कि तमिलनाडु में ये संभव है कि गैर द्रविड़ पार्टियां भी राजनीति में अपना एक मकाम पा सकती हैं, क्योंकि टीवीके के विजय ने जिस तरह की सफलता हासिल की है, मान लीजिए उनका स्टारडम थोड़ा बड़ा था, वो बड़े अभिनेता थे वहाँ के, लेकिन ये देखा जाए कि जिस तरह से वो दोनों द्रविड़ पार्टियों को पछाड़कर सबसे बड़ी पार्टी बने। हालांकि टीबीके की भी राजनीति में ये आप देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान विजय पेरियार की, कामराज की और द्रविड़ आंदोलन के कुछ तत्वों की बात जरूर करते थे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि टीबीके द्रविड़ आंदोलन की वैसी पार्टी नहीं है। शायद अन्नामलाई को भी अब ये भरोसा लग रहा हो कि बगैर द्रविड़ आंदोलन से अलग हटकर, उससे अलग बात करके, युवाओं की बात करके एक राजनीतिक मकाम बनाया जा सकता हो। और दक्षिण की राजनीति में तो नई पार्टी बनाने वाले नए लोगों को जनता सराखों पर भी बैठाती है। शायद ये कॉन्फिडेंस भी उन्हें इस बात की ओर ले जा रहा है कि वो बीजेपी से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाएं। अब वो सफल कितना होंगे ये तो वक्त भी बताएगा। तो जो ये मक्कल शक्ति कम है, यानी जनशक्ति नाम की जो ये पार्टी बनेगी, अभी तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वो अपना काडर जुटाएंगे, सामाजिक कामों में जुटेंगे। और अन्नामलाई के पास एक एनजीओ भी है जिससे वो जुड़े हुए हैं, उन्हीं का है द लीडर्स, उसके थ्रू वो काम करते रहे हैं, और उसमें वही जो गैर द्रविडियन राजनीति है उस तरह की बातों को वो लेके आएंगे। तो अब वो करेंगे क्या? जब वो अधिकृत घोषणा कर देंगे ये तो तभी साफ होगा, लेकिन जो सुर्खियां हैं, जो कयास हैं, जिन उनकी वजह हैं, उन पर हमने थोड़ी बात की। अब इससे सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो तमिलनाडु में दक्षिण पंथ को जमाने की जो कोशिश अन्नामलाई के जरिए करी जा रही थी, उसको कितना झटका लगेगा। अब उसमें ये भी विश्लेषण की बात हो जाती है कि अन्नामलाई का तमिलनाडु की जनता में कितना समर्थन था। अगर चुनाव को उसका पैमाना मान लिया जाए तो कोई खास सफलता अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं दिला पाए। हाँ, सोशल मीडिया पर वो जरूर लोकप्रिय थे। अब सोशल मीडिया की लोकप्रियता वोटों में कैसे तब्दील होती है, इसी बात पर अन्नामलाई की सफलता निर्भर करेगी। और शायद उन्हें सबसे बड़ी उम्मीद इस बात से है कि टीबीके के विजय, एक्टर विजय की जो सफलता है, वो उनके सिने पर्दे की सफलता वहाँ के वोटों में भी तब्दील हुई और वो वहाँ के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शायद अन्नामलाई को भी ये बात आकर्षित करती हो, उन्हें लगता हो कि सोशल मीडिया की उनकी फॉलोअर और उनकी जो फैन फॉलोइंग है, हालांकि वो बहुत सारी उत्तर भारत और ऐसे राज्यों की है के लोगों की है जो तमिलनाडु की राजनीति को प्रभावित नहीं करते, लेकिन फिर भी स्टारडम के में एक आत्मविश्वास तो होता है। शायद अन्नामलाई भी इसी आत्मविश्वास के सहारे तमिलनाडु की सियासत में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी से अलग कर रहे हों। आज यहीं तक, कल फिर किसी और विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय भी दीजिए।